हेलो फ्रेंड्स, सप्लाई चैप्टर की रिवीजन सीरीज है। उसका जो पार्ट फर्स्ट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई है, उसका हमने इंक्लूजन पार्ट को कवर कर लिया। ठीक है, आज हम एक्सक्लूजन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सप्लाई होने के लिए 3 टेस्ट एपीसी टेस्ट है, उनका फुलफिल होना ज़रूरी होता है। अगर इनमें से एक टेस्ट भी अगर फुलफिल नहीं होता तो हम उनको सप्लाई नहीं कहकर चलेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर ये तीनों टेस्ट फुलफिल हो जाते हैं फिर भी उनको सप्लाई से बाहर रखा हुआ है, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 है उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें जो कुछ तो शेड्यूल थर्ड है उनमें फॉल करते हैं, और कुछ है वो गवर्नमेंट ने सर्कुलर है उसके थ्रू क्लेरिफाई कर रखी है, या नोटिफिकेशन है उसके थ्रू नोटिफाई कर रखी है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं इनको हम समझते हैं। देखिए, तो शेड्यूल थर्ड है, फर्स्ट शेड्यूल थर्ड को समझते हैं हम। तो शेड्यूल थर्ड में टोटल 6 नॉन सप्लाईज दी हुई है, और इनको याद करने का तरीका है शॉर्टकट ई मैजिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई है उसका मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो जो एम्प्लॉय ने जो एम्प्लॉयर को अपने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो सर्विस दी है वो सप्लाई नहीं कही जाएगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है और एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो कंपनी ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर से एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और जो कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बिल्डिंग बनाने के लिए कैजुअल लेबर है, ये कैजुअल लेबर है उनको क्या करता है, हायर करता है। ठीक है, तो जो कैजुअल लेबर है जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को जो सर्विस दे रहे हैं वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आएगी, और यहाँ पर जीएसटी यहाँ जो सप्लाई ट्रीट नहीं होगी। ठीक है, और आगे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो कंपनी को जो बिल्डिंग की जो सर्विस दे रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस दे रहा है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर है। इसको हम एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं कहेंगे, और इससे सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ई मैजिक में एम एम मतलब मोर्चुरी, जो भी सर्विस है मोर्चुरी, जो फ्यूनरल है, बेरियल है, क्रीमेटोरियम, जो भी मोर्चुरी है उसकी जो सर्विस है वो सप्लाई से बाहर रखी हुई है। ठीक है, और इसमें जो भी डिसीज पर्सन है उसके जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है वो भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है ए मतलब एक्शनेबल क्लेम। जो एक्शनेबल क्लेम है उसको हमने जो जीएसटी रिवीजन का जो फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक जो कॉन्सेप्ट पर था, उसमें हमने देखा था कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसको स्पेसिफिकली गुड्स की डेफिनेशन में रखा हुआ है। ठीक है, तो गुड्स की डेफिनेशन में तो रखा हुआ है, लेकिन आगे चलकर इन एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई से बाहर कर दिया गया है। तो सप्लाई से बाहर कर दिया है, तो जब सप्लाई नहीं है तो जीएसटी चार्ज भी नहीं होना। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग है उसको एक्सक्लूड कर दिया। यानी लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग है वो एक्शनेबल क्लेम तो होती है, तो एक्शनेबल क्लेम है तो मतलब लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग गुड्स है, और इनको सप्लाई है, उसको सप्लाई है उसमें सिर्फ एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड किया, लेकिन उसमें लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को एक्सक्लूड नहीं किया। यानी लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग है, यदि हम लॉटरी की टिकट परचेज करते हैं या बेटिंग गैम्बलिंग पैसा लगाते हैं तो उसको हम सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे, और इस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है उसमें हम देखेंगे कि जो भी पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, पंचायत है, म्यूनिसिपलिटीज़ है, जो भी लोकल अथॉरिटी जो मेंबर हैं उनके द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म की जाती हैं वो सप्लाई ट्रीट नहीं होगी। ऐसे ही कोई पर्सन है जो पोस्ट होल्ड करता है इन परसुएंस द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके द्वारा जो ड्यूटी परफॉर्म की जाती है उसको भी हम सप्लाई ट्रीट नहीं करके चलेंगे। और जो भी बॉडी है एस्टेब्लिश है किसके द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, उनके जो भी चेयरपर्सन है या डायरेक्टर है उनके द्वारा जो ड्यूटी परफॉर्म की जाती है उसको भी हम क्या उनको सप्लाई ट्रीट नहीं करके चलेंगे। और यदि वो एम्प्लॉय अगर हम उनको कंसिडर करते हैं तब वो वैसे ही एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कवर हो जाते हैं, तो यहाँ से बाहर हो जाते हैं सप्लाई की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आई मतलब इमूवेबल। तो इमूवेबल है वो, इमूवेबल में मतलब कि जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है, जो भी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है उसको हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यदि हमने एक बिल्डिंग सेल की है तो बिल्डिंग है वो गुड्स में तो नहीं है, क्योंकि गुड्स में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर किया हुआ है, लेकिन बिल्डिंग सर्विसेज में कवर हो जाती है, क्योंकि सर्विसेज के डेफिनेशन में लिखा हुआ है एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो मतलब कि गुड्स में तो बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि गुड्स में तो
सिर्फ ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी कवर है तो बिल्डिंग सर्विसेज है, लेकिन आगे जब बिल्डिंग है उसकी सेल को सप्लाई ही नहीं कहेंगे, जब सप्लाई नहीं कहेंगे तब जीएसटी भी चार्ज नहीं होगा। तो सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सीसी मतलब कोर्ट। जो भी सर्विसेज है जो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा दी जाती है उसको भी हम सप्लाई ट्रीट नहीं करके चलेंगे। ठीक है, तो जो नॉन सप्लाईज हैं जो फर्स्ट जो शेड्यूल थर्ड में दी हुई है उनको हमने समझ लिया। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है उनके द्वारा नोटिफाइड है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक जो पंचायत है जो आर्टिकल अंडर 243G एंड म्यूनिसिपलिटीज है अंडर आर्टिकल 243W उनके द्वारा जो सर्विस परफॉर्म की जाती है उनको जीएसटी की में सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा हुआ। ठीक है, अभी तक सिर्फ म्यूनिसिपलिटीज और पंचायत फंक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने कुछ क्लेरिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, क्लेरिफिकेशन कौन सी, जो भी गवर्नमेंट है जो अल्कोहलिक लिकर का जो लाइसेंस है ग्रांट करती है तो उसको हम सप्लाई ट्रीट नहीं करके चलेंगे। देखिए हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि जो लाइसेंस है वो एक्टिविटी होती है। ठीक है, लाइसेंस एक्टिविटी होती है। अब लाइसेंस एक्टिविटी तो है, तो लाइसेंस जब हम बाई करते हैं गवर्नमेंट से किसी चीज़ का लाइसेंस लेते हैं तो हम उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं तो वो कंसिडरेशन हो गया। और लाइसेंस है हम जैसे कि अल्कोहल बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस के लिए हम लाइसेंस खरीदते हैं तो ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। तो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको सप्लाई तो होनी चाहिए क्योंकि तीनों टेस्ट फुलफिल हो रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि जो अल्कोहलिक लिकर का जो लाइसेंस ग्रांट करती है सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो उसको हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। और जब सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे तो अल्कोहल लिकर का जो लाइसेंस गवर्नमेंट ग्रांट करती है तो उस पर गवर्नमेंट जीएसटी भी चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लेरिफिकेशन दे रखी है वो दे रखी है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, डिस्टिंक्ट जो पर्सन होते हैं तो डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन समझी थी। और फिर हमने देखा था कि जो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में तो सप्लाई जो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो सप्लाई होती है उनको हम डिम्ड सप्लाई ट्रीट करके चलते हैं। ठीक है, तो जब मतलब कि मूवमेंट होता है जब कन्वेंस का तो मतलब कि जो इंटरस्टेट मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इंटरस्टेट मूवमेंट होता है डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में तो वो डिम्ड सप्लाई है तो मतलब कि उस पर जीएसटी चार्ज होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो क्या करती है कि एक ब्रांच है, कंपनी दो ब्रांचेस है, एक राजस्थान में एक यूपी में। तो कंपनी राजस्थान ब्रांच है वहाँ से क्या है कि मतलब कि कन्वेंस मतलब कि जैसे कि एक ट्रक है तो ट्रक से क्या करती है गुड्स है, राजस्थान ब्रांच से कुछ गुड्स है वो ट्रक से बेचती है अपनी कौन सी जो यूपी ब्रांच को। तो इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है तो क्या मतलब कि जो गुड्स है वो तो मतलब कि उस पर तो मतलब जीएसटी लगना है, मतलब वो तो इंटरस्टेट जो मतलब डिम्ड सप्लाई डेफिनेशन में आ जाएगी। जो ट्रक का मूवमेंट हो रहा है वो भी अगर डिम्ड सप्लाई डेफिनेशन में आ जाती है क्योंकि वो भी मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वो भी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर रखा है कि जो ये कन्वेंस है जो ट्रक का जो मूवमेंट हुआ है इंटरस्टेट उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे अगर वो मूवमेंट कैरिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर के लिए हुआ है या रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए हुआ है। अगर वो ट्रक है वो अगर गुड्स को कैरी करने के लिए जा रहा है या फिर मतलब कि वो ट्रक है वो रिपेयर या मेंटेनेंस के जा रहा है वहां पर यूपी ब्रांच को, तब हम उसको क्या है कि सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन कहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, यदि सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सेम कन्वेंस। यानी जो ट्रक है जैसे कि मतलब कि एक मारुति है तो मारुति जो मारुति का जो बिजनेस है वो क्या है कि जब अपनी जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को जब भेजेगी तो वहाँ दूसरी ब्रांच से वो मारुति सेल की जाएगी। तो जब मारुति दूसरी ब्रांच को सेल की जाएगी तो यहाँ पर जो एज ए गुड्स के रूप में वो कन्वेंस जा रहा है, न कि वो कन्वेंस के रूप में जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर वो मतलब कि कैरिंग ऑफ गुड्स या पैसेंजर के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर वो जो इंटरस्टेट मूवमेंट है उस पर जीएसटी चार्ज करना होगा। ठीक है, या फिर मतलब कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस डन फॉर सच कन्वेंस। जैसे कि मतलब कि एक राजस्थान की ब्रांच है तो वहाँ पर जैसे कोई ट्रक है उसको यूपी ब्रांच है वहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हैं। तो जो राजस्थान ब्रांच है और ये जो यूपी की ब्रांच है तो राजस्थान ब्रांच से यूपी की ब्रांच पर जब वो कन्वेंस गया है तो वहाँ तो मतलब कि वो ठीक है वो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा क्योंकि वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जा रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में जब यूपी ब्रांच से वापस वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होकर आएगा तब उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बिल पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, उस कन्वेंस के अमाउंट पर नहीं बल्कि उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है,
तो वेयर एग्जाम्पल सच रिपेयर मेंटेनेंस डन फोर्सेस कन्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो सर्कुलर है, नेक्स्ट जो क्लेरिफिकेशन है वो है कि जो भी रिग्स है, टूल्स है, स्पेयर्स है, ठीक है, उनको अगर इंटरेस्टेड मूवमेंट होता है, किनके बीच में, जो भी डिस्टेंट पर्सन के बीच में जो इंटरेस्टेड मूवमेंट होता है, उस पर भी हम क्या बोलते हैं, उसको हम सप्लाई ट्रीट नहीं करके चलेंगे, और सेम एज उसको सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे यदि वो मूवमेंट है फर्दर सप्लाई ऑफ सेम गुड्स का, या फिर रिपेयर मेंटेनेंस डन फॉर सच, जो भी मतलब कि सॉरी यहाँ पर कन्वेंस नहीं आएगा, यहाँ पर जो रिग्स टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो रहा हो तब हम उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सक्लूजन पार्ट है वो कंप्लीट, ठीक है।